हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे आज हम बिहार TG2 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का कार्य है अत्यधिक धारा से बचाव, लाइन की सुरक्षा, परिपथ को खोलना व बंद करना सभी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अत्यधिक धारा से बचाव। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जब सर्किट में फॉल्ट होती है, ठीक है, तो क्या होती है सर्किट में जो फॉल्ट होती है हम लोग जानते हैं H=I²RT होता है। ऊष्मा बराबर क्या होता है? H=I²RT। जब बच्चों फॉल्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है करंट का मान क्या हो जाता है? मैक्स करंट का मान क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम मतलब समझ सकते हैं, मतलब अनंत हो जाता है। ठीक, मतलब क्या हो सकता है? और इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत। ठीक, उस कंडीशन पे यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आई मैक्स लेते हैं तो आई मैक्स का स्क्वायर हो जाएगी इंटू आर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? आग लग सकती है। ठीक है, तो हाँ, फ्यूज क्या करता है? इस करंट को सीमित करता है, इस करंट को सीमित करता है। जब करंट को सीमित कर देगा तो फॉल्ट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, और फ्यूज फ्यूज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्यूज एक आपका होता है, देखिए, और फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? फ्यूज की रेटिंग जो होती है आपकी बच्चों, ये आपकी एम्पियर में होती है। किसमें होती है? एम्पियर में होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किटकैट फ्यूज किसका बना होता है? ठीक है, जो आपका किटकैट फ्यूज है ये किसका बना होता है ये पूछ रहा है। पोर्सिलेन का बना होता है, ग्लास का बना होता है, कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। तो बच्चों आप जो किटकैट स्विच होता है ये आपका पोर्सिलेन का बना होता है। ठीक है, पोर्सिलेन के आपके क्या बने होते हैं? आपके इंसुलेटर भी बने होते हैं। पोर्सिलेन के बच्चों आपके इंसुलेटर भी बने होते हैं। ठीक है, तो पोर्सिलेन का क्या क्या बना होता है? किटकैट फ्यूज आपका पोर्सिलेन का बना होता है, और आपका इंसुलेटर भी जो होता है आपका पोर्सिलेन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, किटकैट फ्यूज कितनी धारा तक प्रयोग होते हैं? मतलब कितनी एम्पियर तक हम इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, 100 एम्पियर तक, 200 एम्पियर तक, 500 एम्पियर तक और 300 एम्पियर। तो बच्चों आप जब आपका जो किटकैट होता है ये आपका 500 एम्पियर तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। 500 एम्पियर तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यही चीज, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने वोल्टेज तक यूज करेंगे तो इसको हम लोग 650 वोल्टेज तक इसको वोल्ट 650 वोल्ट तक इसको हम लोग यूज करते हैं। मतलब 650 वोल्ट तक इसको हम लोग यूज, वोल्टेज कितने तक? 650 वोल्ट तक, और एम्पियर कितना? 500 एम्पियर तक इस फ्यूज का हम लोग यूज कर सकते हैं। और किसका बना होता है? ये आपका पोर्सिलेन का बना होता है। किसका? पोर्सिलेन का। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज की वहन धारा निर्भर करती है फ्यूज के अवयव के प्रतिरोध पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगी, फ्यूज के अवयव के व्यास पे, और सभी। तो बच्चों ये आपके जितने पॉइंट दिए हैं ये सब पे डिपेंड करेगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। देखिए जो आपकी फ्यूज की डिपेंडेंसी होती है, फ्यूज में जो करंट फ्लो होती है, इसको समझ लीजिए। चलिए पॉइंट समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो ये बनता है आपका पाई d² V अपॉन 4 रो L। मतलब यहां से देखिए आप, ठीक,
पाई डी स्क्वायर वी अपॉन 4 रो एल। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख सकते हैं, यहां से आप देखेंगे कि यहां से देखिए आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, मतलब कि ये जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, प्रतिरोधकता के अपोजिट होगी। रो क्या आपका प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता के अपोजिट होगी। दूसरा क्या है आपका डायमीटर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा, फ्यूज अवयव का जो आपका डायमीटर होगा, ठीक है, मतलब व्यास होगा, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, और करंट जो होगी 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगी, मतलब फ्यूज अवयव की जो लेंथ होगी उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, ओके, तो और क्या होगा, आई इज डायरेक्टली क्या होगा, ठीक, और अब देखिए यही इसमें सारे पॉइंट्स आ गए आपके, क्या आ गए, ये आपका क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूज अवयव के व्यास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, अब क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए हम लोग जानते हैं आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, लेकिन करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस के अपोजिट प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अवयव के क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये भी आपका इससे हो गया। लेंथ 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 क्या हो जाएगा, लेंथ का भी मैंने बता दिया आपको, क्या हो जाएगा, करंट जो होगी फ्यूज अवयव की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यहां से आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये जो आपको रो दिया है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे आ जाएगा इसमें। ठीक, ओके, और फ्यूज के अवयव का प्रतिरोध। ठीक, तो देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, I इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R बाय द, यहां से आप देख सकते हैं, मतलब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो ये भी हो गया, फ्यूज के अवयव पे डिपेंड, प्रतिरोध अवयव के प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी आपको पॉइंट दिए हैं इन पे सब पे आपकी जो फ्यूज की कौन सी धारा होगी, वहन धारा होगी, वो क्या होगी, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एचआरसी फ्यूज। देखिए एचआरसी फ्यूज क्या होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कितने एम्पियर तक निर्धारित होते हैं, 800 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर और नन। तो बच्चों ये जो आपका एचआरसी फ्यूज होता है ये 800 एम्पियर तक क्या होता है, एम्पियर तक निर्धारित होता है। क्या होता है, 2 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 66 केवी 66 केवी लाइंस में करते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, 66 केवी जो लाइन होती है उसमें हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, 66 जो आपकी लाइन होती है अधिकतम उस पर इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। ठीक है, आजकल जो है इनका प्रयोग हम लोग 40 किलो एम्पियर तक करते हैं। 40 किलो एम्पियर तक इनका प्रयोग आजकल हम लोग करते हैं। ठीक,
कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अच्छा फ्यूज कौन सा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा फ्यूज आपका यही HRC फ्यूज है, ठीक है। ये क्या है, कारतूसी जो फ्यूज होता है उसका मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। जो कारतूसी स्विच जो आते थे उनका ये क्या है, मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का प्रयोग करते हैं, सिल्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है आप देखे होंगे फ्यूज में क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, वो फॉल्ट होने के बाद क्या होता है, गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो उसी कंडक्टर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में आपके। MCCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आपका इसमें आंसर क्या है, सॉरी इसमें आंसर है आपका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये बच्चों क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग 100 एम्पियर के ऊपर करते हैं, ठीक है। 100 एम्पियर तक से ऊपर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा MCB का फुल फॉर्म, तो उसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रांसफार्मर का कि कोई लोड ना होने पर आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज तथा सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में कालांतर होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 180। देखिए पहले समझ लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझते हैं, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझते हैं तो क्या होता है कि हम लोग हमेशा आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर देख लीजिए, आइडियल ट्रांसफार्मर या काल्पनिक ट्रांसफार्मर, क्या है, काल्पनिक काल्पनिक ट्रांसफार्मर, ठीक। दूसरा क्या है, नो वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, मतलब कि V1 इक्वल टू V2 होगा, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें नो पावर लॉसेस, इसमें पावर लॉसेस नहीं होते, मतलब P1 इक्वल टू P2 होता है, ठीक है। परमेबिलिटी इंफिनिटी होती है, परमेबिलिटी जो होती है बच्चों इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक। और अगला पॉइंट क्या है, नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज, ठीक। ये आपके आइडियल ट्रांसफार्मर के गुण है। एक और होता है गुण, इफिशियंसी जो होती है इसकी 100% होती है। तो बच्चों जब लॉसेस नहीं होंगे तो क्या होगी, इफिशियंसी 100% हो जाएगी। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं जो इसने कहा है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ठीक, मेन फ्लक्स हो जाएगा जो आपका कोर में जनरेट होता है। अब इसके ये आपकी क्या हो गई, आई नॉट हो गई, ठीक। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका आई म्यू और एक होगा आपका आई ओमेगा। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, संतोष सर आ रहा है, ठीक। जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन फाइव जीरो, ये आपका क्या होगा, फाइव जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका V2 होगा,
इसी पे आपका E2 होगा और इसी पे आपका E1 हो गया जब लोड नहीं लगा, और ये आपका V1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये V1 है और ये V2 है, इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पे V1 और E1 की वैल्यू बराबर होगी क्या, माइनस, मतलब जो E1 की वैल्यू होगी माइनस V1 के बराबर होगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और ये जो होगा ये होगा I0 cos phi 0 होगा, ठीक। अच्छा, और बच्चों ये क्या करेगा, ये आपका फ्लक्स को जनरेट करेगा, ये कंपोनेंट जो होगा ये फ्लक्स को कोर में जनरेट करता है। और ये आई ओमेगा जो होता है ये आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है। क्या होता है रेजिस्टिव कंपोनेंट, इसका कारण क्या होता है, कोर लॉसेस होती है। क्या होती है, कोर लॉसेस। और इसके कारण क्या होता है, फ्लक्स सेटअप होता है, फ्लक्स सेटअप, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपीपीसीएल में आ चुका है। निम्न में से फ्यूज की विशेषता संबंधित नहीं है, रेटिंग, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए रेटिंग की तो बात करें तो रेटिंग आपकी किस में होती है, एम्पियर में होती है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे आपका क्या होगा, जो इसमें हम लोग वायु यूज करेंगे जो गलता है उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये भी सही है, आपको रेटिंग में सही, ये भी सही है। कंडक्टेंस होगा ही, क्योंकि जो करंट होती है वो क्या होती है, कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और क्या होती है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी होगी। फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो ये आंसर बिल्कुल, इसमें तो ट्रांसफार्मर तो होगा ही, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में होगा। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये भी होगा आपका। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये भी होगा। सोलर पीवी ये नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोलर पीवी, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर डीसी संचालित प्रणाली में प्रयोग है, एसी एसी कन्वर्टर, ठीक। यहाँ डीसी की बात कर रहा है तो एसी से एसी कन्वर्टर नहीं हो सकता, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी, फिर यहाँ एसी आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, साइक्लो कन्वर्टर ये भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एसी को एसी टू डीसी आपका कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर आपका, ठीक है। अच्छा, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका चोपर, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, चोपर, ठीक। अब एसी को डीसी, एसी को डीसी और डीसी को एसी, ये करता है आपका कम्यूटेटर, ठीक। डीसी को एसी स्लीपिंग करता है आपका, ये सब आपको, ये किस में होगा, डीसी मशीन में होगा, ये आपका कहाँ होगा, एसी मशीन में होगा।
तो बच्चों ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यूपीएमआरसी और बिहार TG2 की तैयारी अच्छे से करा सकूं। थैंक यू।